एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमें शादी में आए हुए अभी थोड़ा सा टाइम हुआ था। मैं मर्दों वाली साइड पर बैठा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गपशप में लगा रखा था। मेरी बेटी औरतों के साइड में थी। उसकी सहेली की बहन की शादी थी। वह बहुत ज़्यादा जिद करके इस शादी पर आई थी और आते हुए भी मुझे समझाया कि उसे जल्दी वापस आना है। मैं वक्त के हिसाब से उसकी बात सुनकर हामी भर ली थी। थोड़ी ही देर बाद बारात आने का शोर मच गया था। आतिशबाजी और पटाखों ने बारात के माहौल को खूब गर्म कर रखा था। कुछ मनचले तो हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे। घर वाले उठकर बारात की स्वागत के लिए गेट की तरफ गए थे। मैं भी उस स्वागत में उनके साथ ही हो लिया था। दरवाजे पर लड़कियों की एक बड़ी भीड़ थी। रिबन कटाई का रस्म होने लगा था। लड़कियां फूलों की प्लेटें लिए अपने आने वाले बारातियों पर फूल पत्तियां बरसा रही थीं और मैंने मामूली सी सारी लड़कियों पर नज़र दौड़ाई थी। मैं दुल्हन की बहनें और मेरी बेटी की सारी दोस्त थी जो लाइन बनाकर खड़ी थीं, मगर मेरी बेटी उन लाइनों में से किसी भी लाइन में नहीं थी। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वह दुल्हन के पास हो, और फिर सर झटककर मेहमानों से हाथ मिलाकर उनका स्वागत करने लगा था। मगर इस बात से अनजान था, मेरी बेटी दुल्हन के पास भी नहीं थी, बल्कि वहाँ थी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। मगर मैं तो अनजान था। खुद को ही ये बात सोचकर तसल्ली में हो गया था कि वहाँ होगी। काश कि मैं एक बार जाकर खुद चेक करता कि असल में थी कहाँ। मैं बाप था उसका, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था, उसका ध्यान रखना चाहिए था। मगर मैं तो खुद यहाँ बातों में बिजी हो गया था कि बल्कि जिस तरह परेशान थी वे जानकर मुझे भी परेशान हो जाना चाहिए था। मगर मैं न जाने क्यों तसल्ली में बैठा था, इस बात से अनजान कि वहाँ मेरी बेटी किस हाल में थी और उसके साथ क्या हो रहा था। करीब 2 घंटे तक मेरी बेटी मेरी नज़रों से गायब थी, लेकिन मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और गपशप में बिजी हो रहा था। खाना वगैरह खा लिया गया था। खाना खाने के आधे घंटे के बाद मेरे पास मेरी बेटी की दोस्त आई। वह मुझे बुलाने आई थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सांस बुरी तरह से फूल रहा था। उसको देखकर जल्दी से उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। उसने डरते डरते मेरी बेटी का नाम लिया था। वह बात करने में बहुत हिचकिचा रही थी। मैं एकदम गुस्से में आ गया और उससे कहा कि बताओ क्या बात है, कहाँ है वह। तो उसने एक तरफ इशारा किया था और फिर खुद आगे आगे चलने लगी थी। औरतों के साइड होते हुए हम घर के अंदर वाले हिस्से में आए, जहाँ पर एक तरफ एक कुर्सी पर मेरी बेटी बैठी हुई थी। उसका पूरा चेहरा फूला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका हुलिया भी अजीब सा था। मुझे देखकर एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। अगले ही पल लड़खड़ा कर गिरने लगी थी जब मेरी बेटी की दोस्त ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वह घर जाकर आराम करना चाहती थी। मैंने एक नज़र ऊपर डाली और फिर उसकी दोस्त को देखा था और फिर अपनी बेटी से कहा कि थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर बुलाऊंगा तो तुम बाहर आ जाना। मेरी बेटी नेहा ने हाँ में सिर हिलाया था। वहाँ से सीधा मैं मर्दों वाली साइड आया था और घर के मर्दों से परमिशन ली, और सब जानने वाले थे, इसलिए कोई भी यूँ फंक्शन कोई बीच में छोड़कर नहीं आने दे रहे थे। बल्कि वह सब तो मुझे ही मेरी बेटी भी डोली के साथ भेजना चाहते थे। मैंने उनको अपनी बेटी की तबीयत का बताकर माफ़ी मांग ली थी, मगर उन्होंने कहा कि विदाई होने में अभी घंटे वक्त भी लगेगा। तब तक अपनी बेटी को डॉक्टर के पास से वापस ले आऊँगा। हो सकता है वह ठीक हो जाएगी, फिर दोनों साथ में चले जाना और तुमको ज़रूरी आना है। मैं जबकि फ़ोटोग्राफ़र था, इसलिए वे चाहते थे कि मैं उनके साथ शादी के हर पल में शामिल रहूं। मैंने हामी भर ली थी और उन लोगों से परमिशन ले लिया। अब अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ लेकर घर आया था। घर आकर नेहा सीधा अपने कमरे में चली गई थी। मैंने उसे पूछा कि वह डॉक्टर के पास जाना चाहती है या नहीं, तो उसने मना कर दिया था और कहा कि कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं 2 घंटे के बाद उसे बताकर घर से निकल आया था और विदाई में शामिल हो सकूं। मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि मैं दूसरे शहर जा रहा था और पीछे मेरी जवान बच्ची घर में अकेली थी। मुझे ज़रा बराबर अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ था, ना ही मैंने उससे पहले कभी किया था। मैं हमेशा ही ऐसा ही करता था। विदाई होकर जिस जगह जानी थी वह जगह यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर थी। 5 घंटे जाने और 5 घंटे आने को मिलाकर 10 घंटे की यात्रा थी। उसके अलावा वहाँ रुकने, खाने पीने, मूवी और फोटोग्राफी में भी 3-4 घंटे से ज़्यादा ही लगने थे। अभी शाम के 4 के 6 बज रहे थे। मैं बहुत जल्दी भी करता तो मेरी वापसी सुबह से पहले नहीं होनी थी। उन लोगों को फ़ोटोग्राफी के लिए मना भी नहीं कर सकता था। बेटी की तबीयत ख़राब की वजह से मैं उनके साथ नहीं जा सका था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था। हर
बार की तरह इस बार भी बेटी को घर पर बिल्कुल अकेला छोड़कर घर से निकल गया था। इस बात से अनजान की वापस आने पर मुझ पर कौन सी क़यामत बीतने वाली थी। मैं हर चीज़ से अनजान और लापरवाह शादी के हंगामों में बिजी हो गया था। अगले दिन मुझे घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से परमिशन लेकर घर पहुंचा। सारी रात जागने के बाद भी उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने अपनी बेटी को देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। वह घर पर थी, पता नहीं उसकी कैसी हालत थी। ऐसे में मेन गेट का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे देखकर मुझे एक पल उसकी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया था। वह इस तरह लापरवाही कैसे कर सकती थी। घर का मेन गेट खुला पड़ा था और खुद वे न जाने कहाँ सो रही थी। मैंने नींद पूरी करके उठने के बाद उसकी क्लास लगाने का सोचा था और लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने कमरे में चला गया था। कमरे में जाकर मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में नींद की वादियों में खो गया। मुझ पर नींद सवार हो गई थी। मैं बहुत थका हुआ था। मैं भी मेन गेट का दरवाज़ा बंद करके यूं ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो गया था। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता कि मेरे जागने के बाद कौन कौन से भयानक तूफान मेरे इंतज़ार में थे तो मैं सोता ही नहीं। मगर मेरी किस्मत मेरी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ी थी। मेरी कोताही की सज़ा बहुत जल्द मुझे मिलने वाली थी। मेरा नाम पवन है। मेरी उम्र 40 साल की थी। मैंने एक खाते पीते घर में आँख खोली थी। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, माँ टेलर थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। पापा के 3 भाई और 2 बहनें थीं। सब लोग पापा से बड़े थे। भाई बहन में वह सबसे छोटे थे। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर ली थी। पापा की शादी दादा और बड़े पापा की मर्जी से हुई थी, मगर उसमें पापा और माँ की ज़रा बराबर भी मर्जी नहीं थी। बड़ों ने ही ये सोचा था कि वक्त के साथ साथ दोनों मियाँ बीवी ठीक हो जाएंगे, मगर शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उन दोनों के व्यवहार में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। माँ और पापा दोनों ही गर्म मिजाज के थे और हर वक्त लड़ते रहते थे। शादी के 5वें साल मेरी पैदाइश हुई। सब ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी। सब यही सोच रहे थे अब दोनों सुधर जाएंगे, क्योंकि सब उनके रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से बेहद तंग थे। वे दोनों ये नहीं देखते थे कोई खाना खा रहा है, कोई बड़ा पास बैठा है। इस तरह का कुछ भी ऊंच नीच वे ना समझते थे और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगते थे, मगर ये सिर्फ घर वालों की ही दिमाग में थी। वे दोनों अब सुधर गए हैं। अब तो उन दोनों के झगड़ों में मैं भी शामिल हो चुका था। हर वक्त उनकी लड़ाई के जिद में आ जाता था। इस बात से ना तो बाप को परवाह थी और ना ही मेरी माँ को। जब मेरी माँ दिल करता बाप का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया करती थी। पहले तो सारे घर वाले उनकी आपस की लड़ाई समझकर चुप रहते थे, कुछ भी ना बोलते थे। मगर अब दोनों की लड़ाई में मुझे पिसता देखकर सबने पापा और मेरी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वे दोनों की लड़ाई का मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। इस बार जब दादी ने पापा के बेइज्जती की तो पापा ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करवा लिया और मुझे और माँ को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। हम किराए के मकान में रहते थे। भले ही हमारी छोटी फैमिली थी, मगर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वे एक दूसरे से बिल्कुल भी अजनबियों की तरह रहते थे। माँ और पापा की बातचीत बिल्कुल बंद थी। मेरी माँ का कभी दिल होता तो मुझे देख लेती थी, खूब लाड प्यार करती थी, मगर कभी मूड में ना होता तो चाहे मैं जितना भी चिल्ला लूँ रो लूँ, मेरी तरफ मुड़ कर भी ना देखती थी, बल्कि पत्थर दिल बन जाया करती थी। मैं बचपन से ही माँ बाप के ऐसे झगड़ों का शिकार हो जाता था। जब मैं बड़ा होता गया मैं भी अपने माँ बाप से दूर होता गया। उन दोनों की आदत में मुझ पर बड़ी अजीब सी छाप छोड़ी थी। मैं बहुत चिड़चिड़ा और एकदम बदतमीज हो गया था। दूसरी तरफ माँ पापा की आपस की लड़ाइयाँ जो पहले सिर्फ जुबान से होती थी, अब तो वो मारपीट कुटाई पर उतर आए थे। पापा बेहद डिस्टर्ब रहने लगे थे। दादी दादा कई बार उन दोनों को समझा चुके थे, मगर उन्होंने ना समझा तो ना समझा। माँ पापा बागी पर उतर आए थे। पापा को बताए बगैर पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। पापा कुछ कुछ बोलते तो माँ जवाब देने के इरादे में नहीं होती थी। पापा को अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अब बात समझने या समझाने की हद से निकल चुकी थी। मेरी माँ के बागीपन ने मेरे पापा को बहुत परेशान कर दिया था। वे दिन रात सोचते रहते थे और उसका नतीजा ये हुआ वह डिप्रेशन के मरीज हो गए, जिसकी वजह से पहले तो उनकी नौकरी छूटी और फिर वहाँ वापस अपने पहले वाले घर में आ गए। सब पापा को खुश रखने की बेहद कोशिश करते थे, मगर पापा को पत्नी की तरफ से मिलने वाली बेवफाई ने कहीं का नहीं छोड़ा था। उन दिनों में 10 साल का हो चुका था और दूसरा मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था। फिर मेरी माँ अचानक प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन माँ उस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। पापा माँ से माफ़िया मांग मांग कर थक चुके थे। वह सब कुछ सही करना चाहते थे, मगर माँ अब ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। वह पापा से डिवोर्स लेना चाहती थी,
यही वजह थी कि वह इस बच्चे को भी दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। अब पापा की बर्दाश्त की हद हो गई थी। वैसे भी वह इस हालत में ना थे कि कुछ बर्दाश्त कर सकते। उनके दिमाग पर दबाव उनके ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन एक दिन वह हो गया जो अब तक किसी के दिमाग में भी नहीं था। पापा और माँ की लड़ाई शुरू थी जब पापा एकदम से कमरे की तरफ गए। अगले ही पल तेजी से माँ की तरफ बढ़े और माँ को पकड़कर अपनी तरफ मुड़ा और बंदूक की फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी। उसके साथ ही सबके मुंह से एक चीख बुलंद हुई थी और माँ दर्द से चिल्लाते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। पापा तेजी से घर से बाहर निकल गए थे। बुआ और बड़ी मम्मी, घर की औरतें तेजी से माँ की तरफ बढ़ी थी और माँ को तेजी से अस्पताल ले गए थे। पापा ने माँ के पेट में 2 फायरिंग किए थे। माँ की हालत बहुत ख़राब थी, दर्दनाक थी। उन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, जहाँ 3 घंटे तक मेरी माँ का ऑपरेशन चलता रहा। जबकि बाहर मेरे बड़े पापा बहुत गुस्से में थे। वे एक बार माँ की कंडीशन ठीक होने के सुनने के बाद घर जाकर पापा की खूब खबर लेने का इरादा किया था, क्योंकि पापा ने जो हरकत की थी वे कोई छोटी तो नहीं थी। नानी और मामा सभी उनके घर वालों को धमका रहे थे, जिसे तंग आकर अस्पताल में मौजूद सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे। 4 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे। उन्होंने माँ की जान तो बचा ली थी, मगर बच्चे को बचा नहीं सके थे। बड़े पापा और बड़ी मम्मी माँ के पास छोड़कर घर वापस आए थे, ताकि पापा की उनकी गलतियों का हिसाब किताब कर सकें। पापा गुस्से में अपने ही बच्चों का कातिल बन चुके थे। दादा और दादी ने ये सोच लिया था कि वे इस बार पापा के साथ हमदर्दी वाला कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। पापा ने जो किया था उसकी सज़ा ज़रूर देंगे, मगर वे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अब पापा उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। घर पहुँचे। एक बड़ी क़यामत हमारे इंतज़ार में थी। घर के आगे बड़ी भीड़ लगी हुई थी। अंदर मेरी बुआ और मेरी चाचियाँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आंगन के बीचों बीच एक लाश पड़ा हुआ था। जैसे ही हम सब की नज़र लाश पर पड़ी, हम सब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा का था। हम लोगों को अस्पताल जाने के बाद पापा ने बाहर गली में निकलकर खुद को गोली मार ली थी और खुद का किस्सा तमाम कर दिया था। खुद को मौत के गले लगाकर पापा परेशानी और हर फिक्र से मुक्त हो गए थे। हमारे घर में कोहराम मच गया था, मगर जो चला गया था वापस तो नहीं आ सकता था। मेरी माँ तीसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। पापा की मौत की खबर उन्हें भी मिल चुकी थी। उन्होंने कोई असर नहीं दिखाया था और चुपचाप जाकर कमरे में बंद हो गई थी। घर में कई दिन तक शोक छाया रहा था और फिर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। मेरी माँ को मायके भेज दिया गया था, क्योंकि उनको हमारे साथ रहने की कोई वजह नहीं बची थी और मैं एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं से हॉस्टल में चला गया था। घर कभी कभार महीने में चक्कर लगाया करता था, मगर धीरे धीरे वह भी कम कर दिया था, क्योंकि घर जाते ही सबके लेक्चर स्टार्ट हो जाया करते थे, जिन्हें सुनकर मेरे कान पक जाया करते थे। इसलिए मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा था। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था। मेरी मेहनत और लगन थी कि मैं पढ़ाई पूरी होने तक मैंने सिर्फ अच्छा खासा फ़ोटोग्राफ़र बन चुका था, बल्कि मेरी अपनी पहचान बन चुकी थी। मैं शादियों में मूवी वगैरह बनाया करता था। मुझे लोग कॉल करके बुलाते थे। दूसरी तरफ पापा की छोड़ी हुई जायदाद से बड़े पापा ने मेरे लिए एक घर बनवा लिया था। मेरी दौलत बिल्कुल सही सलामत थी। एक दिन यूं ही एक शादी में मेरी मुलाकात अंजू से हुई थी। मैं पहले ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठा था। वह मुझे दिल जान से प्यारी लगी थी। उस शादी में ही हमने एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर बदल लिए थे और फिर हमारे बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। अंजू अनाथ थी। बचपन से ही अपने माँ पापा और मम्मी के पास रहती थी। वह पढ़ी लिखी थी और एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। कुछ साल के बाद मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिस पर उसने कहा कि वह भी मुझसे शादी करना चाहती है, मगर मैं अपने घर वालों को उसके घर रिश्ता लेने के लिए भेजूं। उसके बाद ही पता चलेगा उसके घर वालों की क्या मर्जी है। उसने कहा कि वह अपने घर वालों की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगी। मैं उसी दिन घर आकर बड़े पापा से बात कर ली थी। मेरी ख्वाहिश को देखते हुए मेरे साथ चलने पर राजी हो गए थे, क्योंकि पापा के बाद अब वह दोबारा किसी पर भी अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते थे, क्योंकि उन पर अपनी मर्जी करने का अंजाम वह अपनी आंखों से देख चुके थे। अब वह दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उनको इस तरह भयानक अंजाम देखना पड़े। खैर, अगले हफ्ते मैं अपने बड़े पापा के साथ अंजू के घर चला गया था। मेरी माँ इन सब चीज़ों में शामिल नहीं थी, क्योंकि वह दूसरी शादी कर चुकी थी। अब अपने घर और ससुराल में खुश थी। मेरे सर पर मेरे बड़े पापा थे
और इसलिए मेरी सारी जिम्मेदारी वही संभाल रहे थे। अब उसे मेरी खुशकिस्मती कहिए या फिर बदकिस्मती, अंजू के मामा मामी को मेरी फैमिली बहुत पसंद आई थी। न्यू झट मंगनी पट ब्याह कर दिया गया था और कुछ महीने के बाद ही अंजू मेरे संग विदा होकर मेरे घर आ गई थी। मैं अंजू को बहुत चाहता था, उसको एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। वो मेरी जीवन बन चुकी थी। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं किसी और को इस तरह चाहूँगा, फिर किसी का इस हद तक दीवाना हो जाऊँगा। उसके बगैर मुझे एक पल भी रहा नहीं जाएगा। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अंजू के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। वह बेहद अच्छी और साफ़ सुथरी औरत थी, मगर हम दोनों नहीं जानते थे कि हमारी खुशियाँ कुछ ही साल तक ही रहेगी। शादी के करीब 1 साल के बाद ही जब अंजू ने शर्माते लजाते हुए मुझे माँ बनने की खुशी सुना दी थी, वह इस खबर को सुनकर बहुत खुश थी। मुझसे भी यही उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन मेरी सोच उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। मैं खुद कर्ज हो गया था। मैं अपने और अपनी पत्नी के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी औलाद को भी नहीं। मगर अंजू की खुशी देखकर मैं बिल्कुल चुप हो गया था। मेरा इरादा था कि कुछ टाइम के बाद अंजू से बात करके मैं उसे मना लूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले ही भगवान ने बड़ी परीक्षा में डाल दिया था। भगवान को मेरी ये अहंकार पसंद नहीं आई थी। चौथे महीने से ही अंजू की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर बार बार बच्चा गिरा देने का कह रहे थे, क्योंकि इस वजह से अंजू की जान को खतरा था। मगर अंजू किसी तरह से इस बात पर राज़ी नहीं हुई थी। उसको किसी भी कीमत पर अपना बच्चा चाहिए था। जब मैंने इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। शायद उसको मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। डिलीवरी का वक्त आया तो डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि बच्चे का बचने का चांस बहुत कम है। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, मुझे अपनी पत्नी की परवाह थी। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मुझे भगवान ने किस अहंकार और खुदगर्जी की कौन सी सज़ा मिलने वाली थी। बस 1 घंटे का खेल था। उसके बाद जो खबर मुझे दी गई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मेरी जान से प्यारी पत्नी महबूबा मुझे छोड़कर जा चुकी थी, जबकि मुझे अपनी बेटी दे गई थी, जिसको मैंने एक नज़र तक नहीं देखा था। बड़े पापा और बड़ी मम्मी मेरी बेटी को ले गए थे। मैं कई सालों तक पागलों वाली हरकत में रहा था। जब हालत संभल गई तो मैं अपनी बेटी को घर ले आया था। जो भी था वह मेरी बेटी थी, मगर घर लाने के बावजूद भी मुझे उससे मोहब्बत ना हो सकी थी। मैं जब भी उसको देखता था मुझे अपनी पत्नी की याद आ जाती थी। मैं उसको अपनी पत्नी की मौत की वजह समझता था। अगर आज वो ना होती तो मेरी बीवी मेरे साथ होती। मेरी पत्नी मुझे दूर करने वाली यही थी। मैंने घर पर एक नौकरानी रख ली थी जो मेरी बेटी को संभालती रहती थी। मेरी बेटी के भी कैसे नसीब थे। माँ तो पैदा करके ही मुंह मोड़ कर चली गई थी। बाप के होते हुए भी वह हमेशा बाप के प्यार को तरसती रहती थी। मैंने कभी उसके सर पर प्यार भरा हाथ नहीं रखा था, बल्कि जब भी दिल करता था उसको अच्छी खासी झाड़ सुना दिया करता था। वक्त के हिसाब से मैं अपनी बेटी के साथ वही कुछ कर रहा था जो कुछ मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया था। खैर, वक्त के साथ साथ सब गुजरता गया। मेरी बेटी भी जवान हो गई थी। वो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जाने लगा था, मगर मैं खुद पर अहंकार का खोल चढ़ा लिया था। मेरी बेटी बेरुखी का जरा परवाह नहीं करती थी। वो मुझसे अपने सारे हक पूरे करवा लेती थी और मैं बिना कोई चूँ चपड़ किए उसकी सारी बातें मानता चला जाता था। मैं उसकी फरमाइश तो पूरी करने लगा था, मगर अभी तक जिस हक की वह हकदार थी उस हक की मोहब्बत नहीं दे पाया था, जो बाप के नाते मेरा फ़र्ज होना था। खैर, टाइम बीतता गया था। मैं सोकर उठा। नौकरानी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की तबीयत कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके पेट में बहुत दर्द था। नौकरानी की बात सुनकर मेरा ध्यान भी उसकी तरफ गया था। कल वह जिस हालत में वापस पहुंची थी, वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। परेशानी की बात ये नहीं थी कि उसकी हालत कल से ख़राब थी। परेशानी की बात ये थी वह अभी तक उठी क्यों नहीं थी, क्योंकि आज से पहले भी वह बहुत बार ऐसा हुआ था। गांव में जिसकी भी शादी होती मेरी बेटी उसकी शादी पर ज़रूर जाती थी। हर बार ही उसके पेट में दर्द हो जाया करता था और फिर खुद ही ठीक हो जाया करती थी। इसलिए मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और ना ही कभी अपनी बेटी से पूछने की हिम्मत की थी उसे ऐसा क्या होता था, ऐसा क्या करती थी जिसे उसके पेट में दर्द हो जाता था। फिर उसके साथ ऐसा क्या होता था। मैं तो सिर्फ नाम का ही बाप था। मुझे कोई खबर नहीं थी मेरी बेटी किस हालत और किस तकलीफ़ से गुजर रही थी। काश कि मुझे खबर हो जाती। मैं नौकरानी के बताने पर जल्दी से उठा था और अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा था। न जाने क्यों
मगर मेरा दिल किसी अनजाने हादसों की तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था, कुछ ऐसा होने वाला था जिसे मेरी जान निकल जानी थी। मैं जैसे ही बेटी के कमरे में पहुंचा, देखा कि मेरी बेटी आड़ी तिरछी हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी बेटी खो दिया हो। कांपते हाथों से अपनी बेटी का मुंह बंद किया था। मैं उसे गोद में भरकर बहुत मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया था। मेरी बेटी को इमरजेंसी में दाखिल किया गया था, जबकि मैं बहुत बुरे हालत में अस्पताल के लगे बेंच पर बैठा था और हाथ जोड़कर रोकर भगवान से अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगने लगा था। मुझे रह रहकर अपनी बेटी के साथ किए गए दुर्व्यवहार याद आ रहा था, जो मेरे कलेजे को चीर रहा था। न जाने मेरी बेटी ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा था। मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। मैं अपने भगवान से नज़रें मिला नहीं पा रहा था। जब मैं मरकर अपनी पत्नी से मिलूंगा तब वह अपनी बेटी के बारे में पूछती तो मैं उसे क्या कहता, कैसे अपनी बेटी के बचपन लड़कपन के किस्से सुनाता। मुझे तो उसका कोई भी किस्सा याद नहीं था। सिर्फ ये बात याद आ रही थी कि मैं जब भी बुलाता वह पापा पापा करके मेरे पास आ जाती थी। मैं उसे बुरी तरह से धुतकार दिया करता था। डॉक्टर ने मेरी बेटी का टेस्ट किया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मेरा पूरा बदन एकदम बुत बनकर रह गया था। मैंने अपने आप को दीवार का सहारा लिया था और फिर फटी फटी आंखों से रिपोर्ट पर नज़र दौड़ा रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरी बेटी पिछले 4 साल से कैंसर जैसी भारी बीमारी से लड़ रही है और इलाज ना करवाने की वजह से उसका कैंसर बहुत फैल गया था और लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अब मेरी बेटी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। मैं एकदम से सर हाथों में लेकर बैठ गया था। ये सब मेरी गलती थी और ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर पहली बार ही जब मेरी बेटी को पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, अगर उसको उसी वक्त अस्पताल ले जाता, उस वक्त ठीक से इलाज हो पाता, मेरी बेटी की जान बच सकती थी। मगर मेरी लापरवाही मेरी बेटी की जान ले गई थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरी बेटी के पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था। उससे ज़्यादा की गारंटी वे नहीं दे सकते थे। डॉक्टर ने अपनी तरफ से खाने पीने में बहुत सावधानी लिखी थी। इसे सिर्फ दूध के साथ ही कोई हल्की फुल्की चीज़ देनी थी। उसको हजम नहीं होती थी। ज़्यादा मसालेदार खाना जो मेरी बेटी शादियों पर जाकर खाती थी, उससे मेरी बेटी का पेट जख्मी हो जाया करता था। अब वह उस पोजीशन में ना थी वह हल्की दवाई गोली में बर्दाश्त कर पाती। मैं अपनी बेटी को घर ले आया था। बारी बारी सब मेरी बेटी को देखने आ रहे थे। मेरी माँ भी न जाने कैसे इतने सालों के बाद लौट कर आई थी। मेरी बेटी की हालत देखकर रो पड़ी थी और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी थी। मेरे पास उसे माफ़ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बस एक शिकायत थी कि काश मेरे माँ बाप मुझे अच्छी परवरिश देते, प्यार मोहब्बत से पालते, तो आज मैं यूँ अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा ना होता, बल्कि मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बाप साबित होता। मैं उन 4 महीनों में अपनी बेटी का बहुत ख्याल रख रहा था। उसे हर चीज़ ला कर दी थी जिसकी कभी उसे हसरत होती थी या वह चीज़ कभी उसे पसंद हुआ करती थी। मेरी बेटी मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी, मगर वह अपनी बीमारी से अनजान थी। उसे नहीं पता था वो बहुत जल्द अपने बाप को अकेला छोड़कर जाने वाली थी। मैंने उस राज को राज ही रखा था ताकि वह खुश रहे, मगर आखिर ये बात कब तक छुपा कर रखता। वह 2 दिन पहले से उसे अपनी बीमारी की खबर हो गई थी। उस दिन मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। वह भी जीना चाहती थी। अभी तो उसको मेरी मोहब्बत और मेरा प्यार चाहिए था और वह मेरे बुढ़ापे की सहारा बनना चाहती थी। वह मेरे प्यार की इच्छा रखती थी, लेकिन ये बात उसको भी पता थी कि अब किसी भी वक्त उसका बुलावा आ सकता था। उस दिन के बाद वह गुमसुम सी हो गई थी और 2 दिन के बाद मेरी गोद में ही अपनी जान दे दी थी। मैं चाह कर भी उसे बचा नहीं पाया था। मुझे आज भी अपनी बेटी की मोहब्बत याद आती थी और मेरा दिल खून के आंसू रोता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।